हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टरलाइजेशन के एक मेथड पे जिसका नाम है हॉट एयर ओवन। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कल को रिवाइज़ कर लेते हैं जो कल हमने कल की क्लास में पढ़ा था। कल हम स्टरलाइजेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको कि स्टरलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाई विच आर्टिकल्स सरफेस एंड मीडियम आर फ्रीड फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म। स्टरलाइजेशन हम जानते हैं एक बेस्ट मेथड होता है किसी भी चीज़ को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने का। ये एक इस मेथड के द्वारा मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। क्यों आई है? हम जानते हैं कि किसी भी सरफेस या आर्टिकल जो हम यूज़ कर रहे हैं किसी पेशेंट पे, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रहित होगा यानी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे तो वो पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो हमें चाहिए कि पहले सभी आर्टिकल को जिसका हम यूज़ कर रहे हैं उनको स्टरलाइज कर लिया जाए ताकि बीमारी से बचा जाए, और बीमारी नहीं होगी तो मोर्टिलिटी रेट में भी गिरावट आएगी। तो इसके मेथड हमने देखे थे कल, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमने देखा था रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। तो हमने 3 टॉपिक को कल डिस्कस किया था, फ्लेमिंग, रेड हीट और इंसिनरेशन को। आज हम इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है, वाइडली यूज़ होने वाला जो टॉपिक है हॉट एयर ओवन, उसको देखते हैं वो क्या होता है। तो हमने इसमें लिखा है, देखो इसकी एक तरह से इसका इंट्रोडक्शन है या इसका डेफिनेशन कह सकते हैं कि हॉट एयर ओवन क्या होता है। तो इट इज़ लाइक ए माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव की तरह होता है, इलेक्ट्रिकली फिटेड, और इसके अंदर जो हीटेड होती है वो किससे जनरेट होती है? इलेक्ट्रिकली हीटेड होती है। स्टरलाइजेशन रिक्वायर द टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। और जो रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की? टेम्परेचर की, वो 160 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत है, और वो कितने घंटे तक? 2 घंटे तक। तो ठीक है, ये हो गया बात हमारी हॉट एयर की। हॉट एयर का यूज़ हम किस चीज़ में करते हैं, किस चीज़ को स्टरलाइज करने में करते हैं? तो हमने लिखा यूजेज। स्टरलाइजेशन फॉर ग्लास वेयर लाइक पेट्री डिश, फ्लास्क, पिपेट्स, ग्लास सिरिंज, टेस्ट ट्यूब। एंड दूसरी चीज़ इसमें हमने देखा मेटालिक ऑब्जेक्ट लाइक सीजर, स्कालपेल, फोर्सेप एक्स्ट्रा। इन चीज़ों को हम इससे स्टरलाइज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रिकॉशन। प्रिकॉशन व्हेन यूज स्टरलाइजेशन। जब हम हॉट एयर ओवन में स्टरलाइजेशन करने लगें तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो हमने लिखा है इसके अंदर, इट शुड नॉट बी ओवरलोड। हमें कभी भी उसको ओवरलोड नहीं भरना चाहिए। ओवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक इंस्ट्रूमेंट के बीच में कुछ गैप होना चाहिए ताकि फ्रीली एयर पूरी सरफेस पे उसके अटैच हो सके, पूरे सरफेस पे वो अटैच कर सके। दूसरा हमने लिखा, आर्टिकल्स अरेंज इन ए मैनर विच अलो फ्री सर्कुलेशन। हम किसी भी आर्टिकल को इस तरह से अरेंज करें कि उनके बीच में फ्री सर्कुलेशन एयर का हो सके। जैसे मान लीजिए ये 2 आर्टिकल्स हैं हमारे सामने, अगर हम इनको भिड़ा के रख देते हैं तो हम जानते हैं इसकी ये सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे कोई भी एयर, हॉट एयर नहीं लगेगी, और इस जगह के जो बैक्टीरिया या बीमार के ऑर्गेनिज्म वो प्रेजेंट रह सकते हैं। तो हमें ओवन में जो भी चीज़ रखनी है वो इस तरीके से रखनी है कि उनके बीच में प्रॉपर गैप रहे ताकि एयर पूरी उनको टच कर सके। इसके बाद लिखा है हमने तीसरा, मटेरियल टू बी स्टरलाइज शुड बी परफेक्टली ड्राई। जो भी इसके अंदर हम रखने वाले हैं चीज़, हमें ध्यान होना चाहिए, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए कि वो पूरी तरह से कैसी होनी चाहिए? ड्राई होनी चाहिए। इसके बाद हमने देखा है, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क शुड फिटेड विथ कॉटन प्लग। जब हम टेस्ट ट्यूब का, फ्लास्क का, इन चीज़ों को स्टरलाइज करने वाले हों तो हमें चाहिए कि उसके अंदर पहले कॉटन भर दी जाए, क्योंकि ये होलो पार्ट होते हैं, ये होलो ट्यूब होती हैं, ये होलो मटेरियल होते हैं। और अगर किसी भी होलो ग्लास सिरिंज या ग्लास मटेरियल को हम किसी हीट की जगह पर रखते हैं तो उसके अंदर एयर बन जाती है और वो टूट सकता है, फट सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि पहले उसको कॉटन से फिल कर दें, उसके बाद उसको ओवन में रखें। इसके बाद लिखा है हमने, पेट्री डिश एंड पिपेट शुड रैप विथ पेपर। हमें जब भी पेट्री डिश
और पिपेट जैसी चीज़ें, यानी कॉमनली जो ग्लास वेयर होते हैं उनको हमें पेपर से रैप करके और उसको फिर किसके अंदर रखना है, हॉट एयरऑन के अंदर रखना है। नेक्स्ट लिखा हमने इन्फ्लामेबल मटेरियल लाइक सिलिकॉन रबर एंड एक्स्ट्रा, और दूसरी चीज़ भी हो सकती है, शुड नॉट केप्ट इन ओवन। हमें ऐसी चीज़ें ओवन में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण हम जानते हैं कि ओवन के अंदर ड्राई हीट होती है और हीट डायरेक्टली अगर रबर के प्लास्टिक के कांटेक्ट में आएगी तो वो मटेरियल भी ख़राब हो जाएगा और ओवन की इंटरनल सरफेस भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी जो रबर मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल हैं उनको हम उसके अंदर ना रखें। नेक्स्ट लिखा हमने ओवन मस्ट बी अलाउड टू कूल फॉर 2 आवर्स बिफोर ओपनिंग द डोर। जब भी पूरे 2 घंटे हो जाएं, यानी हम स्टरलाइज कर चुके हैं 2 घंटे तक, हमने लिखा है कि ओवन का टेम्परेचर 160 डिग्री और इंस्ट्रूमेंट को कितनी देर तक रखना है, 2 घंटे तक। तो 2 घंटे के बाद जब स्टरलाइज हो जाए, 2 घंटे पूरे हो जाएं, तो डायरेक्टली हमें गेट नहीं खोलना, बल्कि उसको 2 घंटे तक ही छोड़ देना है ताकि वो ठंडा हो जाए और उसके बाद उसको खोलते हैं। अगर हम डायरेक्टली गेट खोलते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो ओवन के अंदर मटेरियल रखे हुए हैं, ग्लास मटेरियल, अगर वो सडनली किसी कूल एरिया में आएंगे तो क्रैक हो सकते हैं। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ तक था हमारा ड्राई हीट मेथड। हॉट एयर ऑन पे हमने पढ़ा, ये सारा जो भी पढ़ा था अभी तक हमने, ये ड्राई हीट मेथड। अब चलता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मॉइस्ट हीट मेथड। मॉइस्ट हीट मेथड हम जानते हैं मॉइस्ट हीट मेथड का 3 टेक्निक का यूज़ करते हैं हम, और उसको क्या कहते हैं, हम देखते हैं एट द टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा बोलते हैं हम एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा देखते हैं हम एट द टेम्परेचर बिलो अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो 3 टाइप के, ये 3 टेक्निक देखते हैं हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के अंदर, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस और अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें देखते हैं हम इनमें कौन कौन से और मेथड यूज़ करते हैं। तो पहला देखते हैं हम बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर 2 मेथड यूज करते हैं हम। कौन कौन से यूज करते हैं? तो इसके अंदर हम करते हैं फर्स्ट पास्चुराइजेशन और पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। एंड दूसरा जो यूज़ करते हैं हम इसके अंदर वो करते हैं इंस्पाइसेशन। दोनों का क्या होता है, दोनों का मीन्स क्या होता है? ये पास्चुराइजेशन मिल्क पर्टिकुलर मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पास्चर ने इस सिद्धांत को बताया था, इस विधि को बताया था कि दूध को उबालकर, दूध को गर्म करके कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 63 डिग्री टेम्परेचर पे, 63 से 72 डिग्री टेम्परेचर पे, और इसको फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किया जा सकता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं 2 अलग अलग मेथड होते हैं। एक को कहते हैं हम जो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम दूध को पकाते हैं तो इस चीज़ को तो हम कहते हैं होल्डर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? तो हम होल्डर मेथड कितना टेम्परेचर यूज़ किया जाता है इसके अंदर टेम्परेचर यूज़ किया जाता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। और दूसरा जो मेथड यूज़ किया जाता है वो मेथड यूज़ किया जाता है फ्लैश मेथड के अंदर जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वो कितना यूज़ किया जाता है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 सेकेंड।
20 सेकेंड एंड सडनली कूल at 13 डिग्री सेल्सियस और बिलो। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा इंस्पाइसेशन के अंदर जो मेथड आता है, इंस्पाइसेशन के अंदर जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं। कितना टेम्परेचर यूज़ करते हैं हम? 80 to 85 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, यूजेस टेम्परेचर द सीरम एंड और एग मीडिया आर स्टरलाइज at the temperature of 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। तो इंस्पाइसेशन और पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क पर्टिकुलर होता है मिल्क के लिए, जिसके अंदर दो मेथड होते हैं, एक होल्डर मेथड और एक फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड के अंदर 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज किया जाता है 30 मिनट के लिए, और फ्लैश मेथड के अंदर 72 डिग्री सेल्सियस 20 सेकंड के लिए, और इसके जस्ट बाद सडनली इसको कूल कर दिया जाता है 13 डिग्री सेल्सियस पे और उससे बिलो पर। दूसरा मेथड हमने देखा इंस्पाइसेशन मेथड। इंस्पाइसेशन मेथड किस चीज़ को स्टरलाइजेशन करने में काम आता है? तो ये हमारी जो कल्चर मीडिया होती है, जो बनी होती है सीरम और एग की, उनको स्टरलाइज करने के लिए या किसी का प्योर कल्चर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यानी प्योर कल्चर को स्टरलाइज करने के लिए, सीरम और एग को स्टरलाइज करने के लिए हम इंस्पाइसेशन विधि का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर जो होता है वो होता है 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद दूसरा फिर हम मेथड देखते हैं (800 डिग्री सेल्सियस) 800 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है? इसके अंदर आती है बॉइलिंग। फर्स्ट वन आती है इसके अंदर बॉइलिंग, और दूसरा जो इसके अंदर आता है बॉइलिंग के बाद वो आता है इसके अंदर टिंडलाइजेशन। क्या आता है? टिंडलाइजेशन। तो सेकेंड आता है इसके अंदर टिंडलाइजेशन। तो हम जानते हैं बिलो 800 डिग्री सेल्सियस, तो इनका टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना होगा इनका? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका भी और टिंडलाइजेशन का भी टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों से किस चीज़ को स्टरलाइज किया जाता है? तो बॉइलिंग में कोई से भी आर्टिकल्स मटेरियल जबकि हमारे पास ऑटोक्लेव प्रेजेंट ना हो या अवेलेबल ना हो तो हम बॉइलिंग का यूज़ कर सकते हैं। बॉइलिंग भी एक मेथड होता है जो इफ़ेक्टिव मेथड है, जिससे सभी वेजिटेटिव फॉर्म और कुछ स्पोर फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसलिए अगर हमारे पास ऑटोक्लेव प्रेजेंट नहीं है तो हम इसकी ऑटोक्लेव की जगह किसका यूज़ कर सकते हैं? बॉइलिंग का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा इसमें टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन के अंदर हम किस चीज़ को स्टरलाइज करते हैं? इसके अंदर हम सीरम और एग मीडिया को स्टरलाइज करते हैं, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम क्रिएट की जाती है। स्टीम क्रिएट की जाती है, और ये जो मेथड चलता है वो 3 सक्सेसिव डे चलता है। 3 सक्सेसिव डेज के लिए ये चलता है। ठीक है। इसकी जो कार्यविधि होती है, यानी इसका प्रोसीजर होता है, वो कैसे काम करता है प्रोसीजर, तो हम इसमें देखते हैं टिंडलाइजेशन में इसका प्रोसीजर कैसा होता है। फर्स्ट बार जब इसकी हीट दी जाती है 100 डिग्री सेल्सियस सीरम और एक मीडिया को, तो उसके अंदर जितने भी वेजिटेटिव फॉर्म होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसको छोड़ दिया जाता है
1 दिन के लिए, यानी 24 घंटे के लिए। दूसरे दिन फिर उसको उसी समय स्टरलाइज किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे कि जो भी उसके स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं और बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब तीसरे दिन उसको हीट दी जाती है तो वो जो वेजिटेटिव फॉर्म बची हुए हैं वो उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस प्रकार हमें एक प्योर कल्चर मीडिया अवेलेबल हो जाता है। हम उसमें से अब हम जब भी कोई बैक्टीरिया का प्योर कल्चर मीडिया में कल्चर करने चाहते हैं तो फिर इस जगह पे हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 चीज़ें, बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड टिंडलाइजेशन जिसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंदर सीरम और एग को मीडियम को स्टरलाइज किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम क्रिएट कर और ये जो मेथड चलता है 3 दिन तक चलता है, सक्सेसिव डे 3 दिन तक। मैंने बता दिया आपको इसका प्रोसीजर कैसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें अबोव 100 डिग्री सेल्सियस, अबोव 100 डिग्री एट द टेम्परेचर अबोव 100 डिग्री सेल्सियस। तो अबोव 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर कौन सी चीज़ आती है, तो इसके अंदर हम जानते हैं कि एक ही चीज़ आती है, वो आती है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे।